मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। कुंदन सिंह परिहार जी हमारे बीच, आदरणीय राजीव कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में। राजीव जी कृपया मंच पर आए। राजीव कुमार शुक्ला जी मंच पर पधारें। और जो हमारे प्रतिभागी वक्ता हैं, प्रतापराव कदम जी, विनोद साहू जी और रामस्वरूप दीक्षित जी, आप भी कृपया मंच पर आएं। विनोद साहू जी, प्रतापराव कदम जी और रामस्वरूप दीक्षित जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। परसाई जी से मेरा अपना परिचय कोई 3-4 दशकों का है और ये वही परिचय है जो किसी पाठक का एक लेखक के साथ हो सकता है। जिन दिनों में हम स्कूल में पढ़ते थे, घर में देशबंधु अखबार आता था और अखबार में एक कॉलम होता था, पूछिए परसाई से। हम लोग 4 भाई थे घर में और चारों भाई में लड़ाई होती थी कि जो रविवार का पन्ना है वो पहले किसके हाथ में आएगा। पूछिए परसाई में परसाई जी बहुत गंभीर सवालों के उत्तर देते थे, कभी गंभीरता से, कभी मजाक में। और सच कहें तो वे हमारे लिए पहले गूगल बाबा थे। आप कोई भी प्रश्न परसाई जी से कीजिए, उसका जवाब उनके पास हाजिर होता था। आगे चलकर देशबंधु के इसी रविवारी पन्ने में रानी नागफनी की कहानी किश्तों में आई और उसको हर रविवार हम उस पन्ने को काट कर रखते थे और वो फाइल बहुत दिनों तक मेरे पास सुरक्षित थी। धीरे धीरे जैसे जैसे परसाई जी को पढ़ते गए, हमारे सामने एक नई दुनिया के द्वार खुलते गए। चाहे वो पगडंडियों का जमाना हो, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, जितनी रचनाएं परसाई जी को पढ़ते थे तो लगता था कि ये बिल्कुल वही लिख रहे हैं जो हम सोचते हैं या जैसा हम सोचना चाहते हैं या जैसा हम लिखना चाहते हैं। और उन सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि उनकी भाषा बड़ी सरल थी, बिल्कुल जैसे आपसे वो संवाद कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि हिंदी दिवस में हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये उनके भाषा की सरलता और उनका सौंदर्य था। परसाई जी की जन्म शताब्दी चल रही है, बहुत सारी संस्थाएं बनी, बहुत सारे आयोजन हुए, बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत सारा चंदा किया, खा भी गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से बायोलॉजिकल हूँ और लॉजिकल भी हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है कि जा तू परसाई की कमी पूरी कर। तो संचालन करते हुए यदि मैं परसाई जी के लहजे में कुछ कह जाऊँ तो कृपया अन्यथा न लें। ये परसाई जी का जो रचना काल है वो आज़ादी के आसपास का है और जब वो लिखना बंद करते हैं तो वो 90 के दशक की शुरुआत है। तो जिस दौर में परसाई जी लिखना शुरू कर रहे हैं वो आज़ादी के आसपास का कालखंड है और उसमें सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है बल्कि सांस्कृतिक बदलाव भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। 1936 में प्रेस की स्थापना हुई, फिर 1943 में इप्टा आया और इप्टा में बहुत सारे लोग थे, केवल रंगकर्मी नहीं थे, लेखक थे, कलाकार थे, राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। तो ये सारी जो घटनाएं वो परसाई जी को अंदर के लेखक को लिखने के लिए उकसा रही थी। और जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो अपने नाम से नहीं लिखते, उदार नाम से लिखते हैं, लेकिन उनके लेखन में इतनी धार है कि उन्हें ढूंढ लिया जाता है। और जो उस समय चमन में दीदावर थे, उन्होंने ये तय करके रखा था कि इस नौ नरगिस को बेनूर ही रखना है। लेकिन परसाई के लेखन में वो धार थी, वो अपने पाठकों के लिए लिखते थे और परसाई को लेखक आलोचकों के नहीं बल्कि उनके पाठकों ने बनाया। और जब परसाई लिखना बंद कर रहे हैं, जिस समय अस्वस्थता के कारण उनका लिखना छूट रहा है, आप उस दौर को देखिए। उदारवाद की दस्तक हो रही है, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा है, नौ उदारवाद आ रहा है, सारे संसाधन पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहे हैं, धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, कारपोरेट ताकतें ये असीमित लूट मचा रही हैं। हमें लगता है कि हमारी जो भाषा है वो धीरे धीरे चूकती जा रही है। हम बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते।
हम चीखना चाहते हैं लेकिन हमारी आवाज़ घुट कर रह जाती है, और ऐसे समय में हम परसाई के लिखे कोटेशन को मुहावरों की तरह इस्तेमाल करते हैं, और यही वर्तमान परिदृश्य में परसाई जी की प्रासंगिकता है। मैं बहुत सम्मान के साथ अपने वक्ता प्रताप राव कदम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि मूलतः कवि हैं, आलोचक हैं, लेखक भी, मतलब गद्य भी रचते रहते हैं, और शायद परसाई जी से एक आध मुलाकात भी आपकी है। आदरणीय प्रताप राव कदम जी। धन्यवाद। परसाई जी से एकाधिक 4-5 बार मेरी मुलाकात है, और मेरी जो पहली कविता पुस्तिका आई थी वो परसाई जी के संपादन में ही आई थी, वसुधा के अनुसंग। मंच पर आसीन श्री कुंदन सिंह जी परिहार, राजीव कुमार शुक्ल जी, विनोद साव जी, राम स्वरूप दीक्षित जी, और सूत्रधार संचालन कर रहे हैं श्री दिनेश चौधरी। पलाश सृजन जी की वजह से यह आयोजन भोपाल में संपन्न हो रहा है। महेश कटारे, अभिषेक वर्मा, शुरुआत में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया को वैश्य नहीं पकड़ पाएगा बही खाते से, दुनिया को वैश्य नहीं पकड़ पाएगा बही खाते से, न पंसारी तोल पाएगा तोल ताकड़ी से। फौज कहाँ कहाँ करेगी कवायद, नारे तो मंच नीचे आते ही हो जाएंगे फुस। कुम्हार ही दुनिया को ढालेगा, चढ़ाएगा चके पर, देगा मनचाहा आकार। किरसान तीफन के साथ बांध मिलाएगा मिट्टी में, देखेगा लहलहाती दुनिया। ये किसान का पक्ष और कुम्हार का पक्ष पूरी तरह से परसाई जी के रचना संसार में व्यक्त होता है। वे कभी भी वैश्य या महाजनी सभ्यता के पक्षधर नहीं रहे हैं। इसी कुम्हार की बात परसाई जी के लेखन में मिलती है। व्यंग को विधा जैसी ठसक परसाई जी के कारण मिली। महाजनी सभ्यता के खिलाफ वे ताउम्र लिखते रहे। प्रेमचंद और परसाई जी में एक साम्य जो नज़र आता है वह यह कि स्वतंत्रता के पूर्व महाजनी सभ्यता के खिलाफ अलग परसाई जी जगाते रहे, और स्वतंत्रता के पश्चात यह काम परसाई जी ने किया। एक और बात परसाई जी और प्रेमचंद जी में साम्य पैदा करती है, वह यह कि लिजियापन या रोमानियत प्रेमचंद के रचना संसार में नहीं है, और वही बात परसाई जी पर भी लागू होती है। परसाई जी प्रेमचंद के बाद सबसे सशक्त गद्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने लघुकथा लिखी, निबंध लिखे, कॉलम लिखे जमकर। बातचीत में उन्होंने बताया कि एक माह में कई बार 8-8 कॉलम में लिखते थे, स्तंभ लेखन करते थे। मगर स्तंभ लेखन का कोई समय निश्चित नहीं होता था, न मूड का वो इंतजार करते थे। मगर कोई गंभीर लेखन यदि होता था तो उसके लिए वे बाकायदा एक से अधिक बार बैठकों में उसे पूर्ण करते थे। 20 बरस तक वे लगभग घर पर ही रहे, और अपने मित्रों के मार्फत वे संसार से जुड़ते थे, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ते थे, पत्र पत्रिकाओं के मार्फत संसार से जुड़ते थे, पाठकों के मार्फत वे संसार से जुड़ते थे। अब उनका जो मित्र वर्ग था, अब उनके मित्र वर्ग में हम बात करें तो हिंदी कविता के जो पंच तत्व है उसमें से एक गजानन माधव मुक्तिबोध उनके नज़दीक थे। भवानी प्रसाद तिवारी, रामेश्वर गुरु, मायाराम सुरजन, प्रोफेसर हनुमान वर्मा, महेंद्र वाजपेयी, पहल के संपादक ख्यात कथाकार श्री ज्ञानरंजन, कवि मलय, रामशंकर मिश्र, चंद्रकांत राय, कमला प्रसाद पांडे, शेष नारायण राय, शरद यादव। यह लिस्ट और लंबी है। हाँ, कांति कुमार जैन,
चंद्रकांत राय जी ने अभी जो जीवनी उनकी लिखी है, उस जीवनी में जिन लोगों का प्रमुखता से उन्होंने जिक्र किया है, उसमें से मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं। आज के समय में परसाई जी रह रह कर सामने आते हैं। हम देखते हैं कि आज का युवा, बेटा तो कट्टर है, पिता उदार है, बेटा पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, उसमें भयानक फ्रस्ट्रेशन है, धर्म के प्रति उसके मन में गजब की कट्टरता है। अच्छा, धर्म एक ऐसी जगह है जहाँ फ्रस्ट्रेशन को आसानी से जगह मिल जाती है। उसको यह भी विश्वास है कि इस संसार में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक और न्याय की व्यवस्था है, वह वहाँ है, वहाँ से उसको न्याय प्राप्त होगा। यह जो फ्रस्ट्रेशन हम आज देख रहे हैं, इसको परसाई जी ने बहुत पहले ही अपनी रचनाओं के मार्फत व्यक्त किया था। आज की युवा के सामने उसकी ऊपर वाली पीढ़ी पूरी तरह से एक्सपोज है। उसका प्रोफेसर एक्सपोज है, उसका पिता एक्सपोज है, जितने मठाधीश हैं वे सब एक्सपोज हैं, नेता एक्सपोज है। उसको मालूम है कि उसके पिता की जो आमदनी है वो उतनी नहीं है जितने ठसक से वो रह रहे हैं। ये सब घूस के कारण संभव हो रहा है। परसाई जी लिखते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर ने परसाई जी से कहा कि उनका बेटा उनसे इस वजह से नाराज है कि वे घूस नहीं लेते, वो ईमानदारी से काम करते हैं, और ईमानदारी से काम करने के कारण ओवरसीयर जैसा आदमी तो ठसक से रहता है, लेकिन हाई स्कूल का लेक्चरर जो है, जिसकी तनख्वाह ओवरसीयर से ज़्यादा है, वह सामान्य ढंग से रहता है। तो आज की पीढ़ी पूरी तरह से उसके युवाओं के सामने एक्सपोज है। बेशर्मी का यह आलम है कि पहले जिन बातों को लेकर संकोच होता था, गायत्री मंदिर में लिखा होता था, गायत्री मंत्र में लिखा होता था, जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया है उनकी निंदा कीजिए, उनको आप समाज में सम्मान मत दीजिए। लेकिन अब मुल्तानी पंचमीना का एक विज्ञापन आता है और विज्ञापन में कहा जाता है कि आप ऊपर से लेते हैं या नीचे से लेते हैं, लेकिन जो भी आप यदि करते हैं तो मुल्तान पंचमीना से आप बचा सकते हैं। इस तरह से एक सामाजिक स्वीकृति घूस को समाज में मिल गई है। पहले जिन बातों को लेकर शर्म आती थी, अब गर्व से कहा जाता है कि बेटे की तनख्वाह तो इतनी है, लेकिन ऊपरी आमदनी इतनी है। ऊपरी आमदनी का जिक्र एक योग्यता की तरह से किया जाता है, एक प्रतिभा की तरह से किया जाता है। व्यंग परसाई के सामाजिक विडंबना से उपजते थे। व्यंग में नास्टेल्जिया भी होता था परसाई जी का। जैसे उन्होंने बातचीत में मुझसे कहा कि भाई मेरी उम्र 1924 लिखाई गई है, जबकि मैं उससे पहले पैदा हुआ 2-1 साल। तो मेरे परिवार में झूठ बोलने की परंपरा शुरुआत से थी। तो परसाई जी स्वयं पर भी व्यंग करते थे, और स्वयं पर वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जो संसार को और अपने आप को खुली आंखों से देखता है। लेखकों को यह सुविधा है कि वह अपने दुख को, अपने दर्द को व्यक्त करके सहानुभूति ले, लेकिन ये कमजोर लेखक करते थे, परसाई जी ऐसा कहते हैं। मुक्तिबोध ने कभी भी अपने निजी दुख को, अपने निजी परेशानियों को अपनी रचनाओं के मार्फत व्यक्त नहीं किया। यह सब हमको परसाई के रचना संसार में मिलता है, और आज हम देखते हैं साकार रूप से कि यह जो समय इतना कठिन समय है, परसाई जी जिन जिन बातों को कहते थे वह सब आज साकार हमारे सामने हो रही है। जैसे एक बात वो कहते थे कि भारत 21वीं सदी में जरूर जाएगा, बशर्ते बिल्ली रास्ता न काटे। अब बशर्ते बिल्ली रास्ता न काटे, इसमें परसाई सब कुछ कहे जाते थे, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाखंड बढ़ रहा है, जिस तरह से दिखावा बढ़ रहा है, जिस तरह से कट्टरता बढ़ रही है, जिस तरह से युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं है, और युवा धर्म की श्रेणी में, धर्म के शरण में जाकर अपने आप को किस स्थिति में पा रहे हैं, ये सब परसाई ने वर्षों पहले देख लिया था। अब युवाओं की स्थिति यह है, जैसा परसाई कहते हैं कि भाई बड़ा क्रांतिकारी है, समाज की बातें करता है, समाज को दिशा देने की बात करता है, लेकिन जब शादी की बात होती है तो कार की मांग करता है, दहेज की मांग करता है, और कहता है कि मुझे तो नहीं चाहिए, ये पिता चाहते हैं। मुझे पढ़ाने के लिए
पिता ने बहुत खर्च किया है। पिता की आड़ में उस युवा के क्रांतिकारी तेवर, असली क्रांतिकारी तेवर नजर आ जाते हैं। परसाई जी ने धर्म पर केंद्रित पुस्तकें भी लिखी। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 94-95 में, और उनसे बहुत लंबी बात हुई थी। प्रभु जोशी उस समय थे, आकाशवाणी के लिए उन्होंने उस पूरी चर्चा को रिकॉर्ड किया था। नई दुनिया उस समय साहित्य के लिए उस पर्याप्त से अधिक गुंजाइश थी। नई दुनिया ने उस वार्ता को, उस चर्चा को अपने यहाँ पर आधे पेज की वार्ता को जगह दी थी। साहित्य के लिए जगह कम होती जा रही है। परसाई जी ने धर्म पर केंद्रित पुस्तक लिखी। धर्म और विज्ञान, धर्म सामाजिक परिवर्तन, विवेकानंद जी पर केंद्रित भी उनकी एक पुस्तक है व्यंग के अलावा। परसाई जी का व्यंग जो है वो चिंतन से पैदा होता था। तो हमारे समय, अब जितनी बार आप परसाई को पढ़ते जाते हैं, हमारा समय बार बार उन रचनाओं से झांकता है। धन्यवाद। आता है, ये इस सवाल को करना बहुत जरूरी है। मुंबई में मेरे एक मित्र हुआ करते थे, अक्षय कुमार जैन, जो एक पत्रिका निकालते थे, दाल रोटी, हल्की फुल्की पत्रिका थी जैसा नाम है, और वो लगातार घाटे में रहकर इसको कई साल तक चलाते रहे। तो मैंने एक बार उनसे सवाल किया कि ये पत्रिका आप क्यों निकालते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों सेटल्ड हैं, पैसे वैसे की कमी नहीं है। तो मेरे बेटे कहते हैं कि पापा आप रिटायर हो गए हैं, आप अगर क्लब जाते, दारू पीते, जुआ खेलते तो इससे ज़्यादा पैसा खर्चा होता, इससे अच्छा है कि आप लिखते। तो ये लेखन जो है ये शौकिया लेखन है। परसाई जी के साथ वो बात नहीं थी। परसाई जी पूर्णकालिक लेखक थे, और ऐसे हिंदी में कितने लेखक हैं जो पूर्णकालिक हैं। हिंदी में ज़्यादातर लेखक शौकिया हैं। तो जब आप पूर्णकालिक लेखन करते हैं और एक बहुत बड़ा परिवार चलाते हैं, तो लेखन के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आप जिसके लिए लिख रहे हैं आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप सही लिखें। आपको संपादक को जवाब देना है, आपको अपने पाठक को जवाब देना है। और इसीलिए परसाई का नाम इतना बड़ा है कि वो शौकिया लेखक नहीं थे, वो पूर्णकालिक लेखक थे। उनके अंदर कमिटमेंट था। मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रामस्वरूप दीक्षित जी को। समय सीमा 10 मिनट की है। सबसे पहले मंच के सामने विराजमान आप सभी को प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारी ऋषि परंपरा के शब्द साधक आदरणीय कुंदन सिंह बलिहार जी, परसाई जी के अप्रतिम व्याख्याकार आदरणीय शुक्ल जी, वरिष्ठ व्यंगकार हमारे मित्र विनोद साहु जी, और हमारे बेहतरीन संचालनकर्ता चौधरी साहब। आज जब हम परसाई जी को स्मरण कर रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में परसाई, और जब हम हिंदी भवन के इस हॉल में परसाई जी को स्मरण कर रहे हैं, तो इससे कुछ संयोग भी जुड़ते हैं। एक संयोग तो ये जुड़ता है कि आदरणीय मायाराम जी सुरजन परसाई जी के बहुत अभिन्न थे, और परसाई जी को परसाई बनाने में, उनको आगे लाने में, उनके लेखन को आगे लाने में मायाराम जी का बहुत बड़ा योगदान। और ये सुखद संयोग है कि आज उनके पुत्र पलाश सुरजन जी की दृष्टि भी वही काम कर रही है, उसी तरह से देख पा रहे हैं वो, जिस तरह से हमें अपने पिता के प्रदेय को देखना चाहिए। एक अच्छा पुत्र, अच्छी संतति अपने पिता के मित्रों का पिता के समान ही आदर करती है, उनका उसी तरह से स्मरण करती है। आज ये भी सुखद संयोग है कि हमारे सामने इस सभा भवन में आदरणीय वरिष्ठ व्यंगकार आदरणीय रवि श्रीवास्तव जी, जो परसाई जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, वो विराजमान हैं। और इस जमीन से जुड़े हुए आज के हमारे बहुत बड़े लेखक कथाकार आदरणीय
महेश कटारे जी भी यहाँ इस अवसर पर उपलब्ध हैं, तो ये इस आयोजन को और ज़्यादा प्रासंगिक बना रहा है। परसाई जी को हम वर्तमान परिदृश्य में याद कर रहे हैं कि आज परसाई जी की उपयोगिता क्या है। जब हम वर्तमान परिदृश्य देखते हैं और हमारी आज की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, परसाई जी के जाने के बाद जिस तरह से बहुत तेजी से विश्व परिदृश्य बदला है और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हमारा भारतीय परिदृश्य बदला है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बदली है, हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था बदली है और हमारी जिस तरह से सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुए हमें ये आवश्यकता महसूस होती है कि क्या हम इन परिवर्तनों के कारण आई हुई विसंगतियों पर उसी तरह एक व्यंग्यकार के रूप में उसी तरह से प्रहार कर पा रहे हैं जैसा कि परसाई जी अपने काल में करते थे। बहुत स्पष्ट देखा जा रहा है। आज व्यंग्यकारों की एक बहुत भारी फौज जो है आपको सारे देश में मिल जाएगी। कुछ लोग रोज 4-4, 5-5 व्यंग्य लेख रोज लिख रहे हैं, प्रतिदिन लिख रहे हैं और रोज छप भी रहे हैं। बहुत सभाएं हो रही हैं, बहुत गोष्ठियां हो रही हैं और आज तो परसाई जी हमारे लिए सबसे ज़्यादा, कम से कम व्यंग्यकारों के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए हैं कि वो हमारे बड़े काम के हैं। उनका नाम लेकर के, उनकी माला जप के हम खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे खुद को प्रमोट करने के लिए हम परसाई जी का उपयोग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, बहुत विडम्बना की बात है कि हमारे जो भी वक्ता किसी कार्यक्रम में भी जाइए, आप ऑनलाइन कार्यक्रम में जाइए, ऑफलाइन कार्यक्रम में जाइए, परसाई जी पर जब केंद्रित आयोजन होता है तो परसाई जी की ऐसी प्रशंसा होती है, ऐसी प्रशंसा होती है। और जब व्यंग्यकार करता है तब तो ये लगता है कि अब तो ये बंदा जो है कल जो है आग उगलता हुआ लेख लिखेगा। लेकिन जब हम अगले दिन उनका लेख पढ़ते हैं तो वो जो है इतना शीतल होता है कि वो कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ता है। परसाई जी की हम जिस भक्ति भाव से उनका जिस भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, कितना दुखद है हमारे सबके लिए कि जिस विचारधारा ने उन्हें परसाई बनाया था। परसाई को अपने लेखन की वजह से, अपने सब भाषा सबके पास है, किसके पास भाषा नहीं है? जो भी लेखक हैं, जो भी लिखता है उसके पास भाषा है, अपनी भाषा है, लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं है। परसाई जी की दृष्टि ने उन्हें बड़ा बनाया और वह दृष्टि निश्चित रूप से उन्हें मार्क्सवाद से मिली हुई थी। वो कहते भी थे कि मैंने समझ लिया है कि सबसे बेहतरीन दर्शन कौन है, मनुष्यतावादी सबसे बड़ा दर्शन कौन है, वो मार्क्सवाद है। ये मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है। और परसाई जी ने मार्क्सवाद के आलोक में समाज को देखा, राजनीति को देखा, संस्कृति को देखा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंधों को देखा और उनमें छुपी हुई ऐसी विसंगतियां जहां की आम तौर पर हमारी दृष्टि कभी नहीं जा सकती है, वहां परसाई पहुंचे तो अपनी केवल दृष्टि की वजह से। आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता परसाई की इसलिए है कि जिस विचारधारा ने उन्हें इस शताब्दी का सबसे बड़ा लेखक बनाया है। आखिर क्या वजह है कि परसाई के तरह दिनों के बाद भी हमें बार बार परसाई के पास जाना पड़ता है? ये उनकी ताकत है, ये उनके लेखन की ताकत है कि हम बरसों लिखने के बावजूद भी, जिनको 40 साल व्यंग्य लिखते हो गए हैं, जिनकी कई किताबें आ गई हैं, बहुत सम्मान गए हैं, पुरस्कार मिल रहे, उन्हें भी अंततः कभी न कभी परसाई जी के ही पास जाना पड़ता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने परसाई को परसाई बनाया। अभी जब चौधरी साहब शुरुआत कर रहे थे सत्र की, तो परसाई जी को बड़े अलग तरह से उल्लेखित कर रहे थे। देशबंधु में जो कॉलम आता था, अब देशबंधु तो परिवार तो अभिन्न रहा परसाई जी से, तो उनका जो कॉलम आता था, आप देखिए एक लेखक को, जो एक लेखक जो व्यंग्यकार है, उसको लोग पूछिए परसाई की वजह से भी जान रहे हैं।
तो एक लेखक के व्यक्तित्व के कितनी तरह के कोण हो सकते हैं, कितनी तरह की दृष्टियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो समाज में अपनी उपयुक्तता बनाता है। अगर हमारा लेखन या किसी का भी लेखन समाज के काम नहीं आ रहा है, समाज को दृष्टि नहीं दे रहा है, अगर हमारे व्यंग जिन विषयों पर हम, जिन विसंगतियों पर हम व्यंग कर रहे हैं, और अगर उस हमारे लेखन से पाठक के मन में अगर कोई विचलन पैदा नहीं हो रहा है उस विसंगति के प्रति, और अगर पाठक के मन में परिवर्तन की चेतना विकसित नहीं हो रही है, तो हमारे लेखन का कोई अर्थ नहीं है। तो परसाई को हम जो आज याद कर रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में, तो हम ये देखें कि परसाई ने कितनी निर्भीकता के साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई परिवार भी नहीं है खुद का, मित्रों के अलावा, और जिसके आय के कोई स्रोत नहीं है, जो आदमी सड़क पर खड़ा हुआ है, जो आदमी किराए के मकान में रहता है, वो इतनी बड़ी सरकार को, इतने बड़े राजनेताओं को ललकार रहा है, और इस तरह से ललकार रहा है कि उसकी ललकार में देश का आम आदमी भी शामिल है। लोग इंतजार कर रहे हैं, मजदूर वर्ग, एक समाज का आम आदमी इंतजार कर रहा है कि परसाई जी आज क्या लिख रहे हैं इस विषय पर। और हमने जो कहते हैं कि लेखन से कुछ नहीं होता है, एक मुहावरा चला है, अरे कुछ नहीं होता लिखने से। लेखन के खिलाफ साहित्य को खारिज करने के लिए, लेखन को खारिज करने के लिए सुनियोजित तरीके से एक बात आई है कि लिखने लिखने से कुछ नहीं होता है, कोई परिवर्तन लिखने से नहीं होता है। अब अगर लिखने से परिवर्तन नहीं होता है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जब भी लिखने से परिवर्तन होगा, लिखना कोई बहुत अध्यादेश जारी करना नहीं है। परसाई जी ने भी कोई व्यंग्य लिख के कोई अध्यादेश जारी नहीं किया कि ये विसंगति जो है आज के बाद जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। ये ताकत लेखक के पास नहीं है, लेकिन ये ताकत समाज के पास है। अगर आप अपनी भाषा के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा अगर आप समाज के बृहत्तर समुदाय को अपने से जोड़ सके और उसे अपने विचारों से सहमत कराते हुए उसके अंदर परिवर्तन की वह चेतना विकसित कर रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं, जो कि आपके लेखन का लक्ष्य है, तो हमारा लेखन सफल है। तो मैं यही कहूँगा हमारे व्यंग्यकार साथियों से कि प्रतिरोध की जो दृष्टि परसाई जी ने हमें दिखाई है, परसाई जी हमारे पुरख हैं, और उनसे हमने जो दृष्टि की है, हम पुरखों का नाम भले ही रोशन ना करें, लेकिन कम से कम अपने लेखन के द्वारा उनको नाम डुबोएं नहीं। और हम ऐसा कोई काम ना करें, कम से कम लेखन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, जहां हमारे पुरखों को ऊपर रह के देखते हुए भी लज्जित होना पड़े। मैं आज के इस आयोजन के लिए और इस सत्र के लिए, सत्र की अवधारणा के लिए, जिन्होंने भी आज सत्र के, जिनकी अवधारणा से आज सत्र जो है मूर्त रूप ले सका है, उन सबको, आदरणीय पलाश तुर्जन को, उनकी सारी समिति को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सब लोगों के भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबको प्रणाम। वो कहते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। और इसी जमीन पर परसाई जी कहते हैं कि एक बार कचहरी की सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो सबसे बड़ा काम अपने ही वकील से रक्षा करने का होता है। वन लाइनर परसाई जी की खूब चलती है, पढ़ी जा सकती हैं। मुझे याद आ रहा है कि 70 के दशक में मध्य प्रदेश की जो ख्याति थी वो 2 कारणों से थी। एक तो ये कि चंबल के इलाके में डकैत बहुत पाए जाते थे, और वो चंबल के डकैत हिंदी सिनेमा में दिखते थे, और हिंदी पत्रिकाओं में व्यंग्यकार दिखते थे। पश्चिम में मालवा में शरद जोशी, मध्य भारत में बुंदेलखंड में परसाई जी, और छत्तीसगढ़ में लतीफ खोंगी। आगे चलकर डाकुओं का तो उन्मूलन कर दिया सरकार ने,
हालांकि सरकार को ज़्यादा खतरा व्यंग्यकारों से होता है, तो व्यंग्यकार बचे रह गए। और इन बचे हुए व्यंग्यकारों में एक व्यंग्यकार विनोद साहब हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। इनकी वन लाइनर भी बहुत उल्लेखनीय होती है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था एक कि प्यार एक पूंजीवादी विचार है क्योंकि लड़कियां सपने राजकुमार के देखती हैं, मजदूर के नहीं। विनोद साहब जी, आइए। साथियों, रायपुर का भोपाल का ये आयोजन मुझे आत्मीय इसलिए लगता है क्योंकि मैं यहाँ पलाश सृजन को देखता हूँ। इसी तरह के आयोजन में मैं रायपुर में ललित सृजन को देखता था। तो जब जब भी मैं भोपाल में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रायपुर में हूँ। तो वही अपनापन और उसी तरह का आयोजन, उसी तरह का मायाराम सृजन भवन, बेहद समानता इस दोनों राजधानियों में। ललित सृजन के ऊपर भी परसाई का बहुत गहरा प्रभाव था और वे कहा करते थे कि जिस तरह से भगवत गीता या किसी भी तरह के धार्मिक ग्रंथों में जो उद्धरण है या महापुरुषों की जो अमृत वाणियाँ हैं जो डिस्प्ले की जाती हैं जगह जगह, उस तरह से हमको प्रेमचंद और परसाई के कथन को एक एक लाइन, दो दो लाइन अमृतवाणी की तरह उसको डिस्प्ले करना चाहिए जगह जगह, उसकी चर्चा करना चाहिए लगातार। और हमको इस तरह के क्लब का भी गठन करना चाहिए और उन्होंने प्रेमचंद क्लब का भी गठन करवाया स्कूलों में। हम लोग उसके साक्षी हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे अग्रज व्यंग्यकार यहाँ पे बैठे हैं, पीछे कथाकार मित्र कैलाश बनवासी बैठे हुए हैं, मीता दास अनुवादक बैठे हुए, सब मिलकर हम लोगों ने स्कूलों में वहाँ प्रेमचंद क्लब का गठन करवाया। तो इस तरह से जैसे दिनेश चौधरी अभी उस चीज़ को रेखांकित कर रहे थे वन लाइन सेटायर करके, तो वो जो उदाहरण है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने तो परसाई जी का दर्शन नहीं किया। दो मेरे जो सर्वाधिक प्रिय व्यंग्यकार थे, परसाई और शरद जोशी, न मैं उनसे मिल सका, देख सका, न उनसे पत्र व्यवहार हो सके, न उनसे टेलीफोन पर बातें हुई। बातें रविन्द्रनाथ त्यागी और श्रीलाल शुक्ल से बहुत हुई। उन लोगों ने ब्लर्ब भी लिखे मेरी किताबों के, पर ये जो प्रिय हैं उनके नहीं। ललित जी उनके बड़े करीब रहे बचपन से। परसाई अपने हामी को उम्र से वाकिफ है में चर्चा करते हुए बताते हैं कि ललित जो है, ललित सृजन, वो अपने बचपन से मेरा साथी रहा है। ललित सृजन ने करीब रहकर जो परसाई को ऑब्जर्व किया है उसमें एक खास बात, ये ललित जी का भी ऑब्जर्वेशन माना जाएगा कि परसाई जब किसी रचना को देखते थे या किसी किताब को पढ़ रहे होते थे, किसी भी पत्र या अखबार को ऐसा देख रहे होते थे, उस समय परसाई की आंखें देखने लायक होती थी। वो स्कैनर की तरह काम करती थी बोलते हैं। वो स्कैन होता था। जिन चीज़ों को परसाई देख रहे होते थे वो स्कैन हो जाती थी कि कहाँ पर इसलिए शब्द है या कहाँ पर तुम शब्द है, कहाँ पर वह शब्द है। वो पूरा खांचा शब्दावलियों का रचना के साथ उनकी आंखों में समा जाता था। तो ये जो यूनिक चीज़ें थी और जो सामने आती हैं, परसाई, विश्वनाथ त्रिपाठी ठीक कहते हैं, आज का विषय भी है कि वर्तमान परिदृश्य और परसाई। परसाई को अगर आप गौर करेंगे तो वो वर्तमान के ही रचनाकार हैं। वर्तमानता, हालांकि ये शब्द शायद सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से आजकल साहित्यकारिता, पत्रकारिता को साहित्यकारिता कह दिया जाता है तो उस तरह से है, लेकिन ये सटीक है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जो खुद भाषाविद और बड़े आलोचक हैं। तो वर्तमानता के रचनाकार, वर्तमान ही वर्तमान है परसाई में। जिस तरह से एक समय में प्रेमचंद को प्रसाद ने कह दिया था ना कि शाश्वत मूल्यों पर लिखो प्रेमचंद, तो प्रेमचंद ने कहा था कि जो अपने वर्तमान को नहीं देखता वो भविष्य को क्या देखेगा। परसाई इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं
कि जो लोग अपनी स्थापना के लिए शाश्वत मूल्यों पर लिखते हैं तो लिखें, हम तो सामयिक मूल्यों पर लिखेंगे। जिनको क्लासिक लिखना है लिखें क्लासिक। हमसे फैंटेसी सदती है और हम छोटी छोटी रचनाएं फैंटेसी के माध्यम से लिखते हैं। और परसाई ने उस तरह की फैंटेसी के माध्यम से अखबारों को एक बड़ा माध्यम बनाया। परसाई के समय के अखबार बेहद शक्तिशाली हुआ करते थे। परसाई क्या, हम लोग भी जब छोटे थे तो उस समय तक अखबार कम से कम 10 या 15 वर्षों पहले तक का अखबार, 20 वर्षों पहले तक का अखबार बहुत शक्तिशाली। अखबार सरकार बनाने वाले और सरकार गिराने वाले अखबार होते थे परसाई के समय में। तो परसाई ने इस चीज को भांप लिया था कि लेखन के लिए सबसे सशक्त माध्यम है अखबार। और परसाई और शरद जोशी ने अखबार के उस लेखन के जरिए, जिसको अखबारी लेखन करके आप हंसी उड़ाते हैं या प्रबुद्धजन एक वर्ग हंसता है, वो कितना प्रभावशाली रहा। इसीलिए तमाम स्तंभों में लिखी गई वो रचनाएं परसाई के संग्रह में आई। और आप देखेंगे कि परसाई की रचनाएं बहुत छोटी रचनाएं हैं, 3-3 पृष्ठों की, 2 पृष्ठों, 1.5 पृष्ठों की रचनाएं, सैकड़ों की संख्या में लघु कथाएं, लेकिन बहुत पावरफुल, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। मुझे तो परसाई की लंबी ऊंची काया को देखकर एक बंदूक की नली के समान वो लगते हैं, जिसमें से व्यंग भन्नाता हुआ निकलता है और शत्रुओं को छाड़ ताड़ कर देता है। धार्मिक रूढ़िवादिता, जटिलता, संकीर्णता, कट्टरता, इस सब के खिलाफ जो एक खास किस्म का विरोधी तेवर चाहिए, वो हमको परसाई में दिखता है। परसाई को लेकर प्रासंगिकता की बात आती है, या बहुत से लोगों को गांधी जी की प्रासंगिकता है या प्रेमचंद प्रासंगिक, परसाई की प्रासंगिकता। तो मुझे प्रासंगिकता बड़ी एक इस तरह का शब्द लगता है, कमजोर शब्द लगता है। मतलब वो एक आउटडेटेड जो चीज़ है वो उसमें अंडरटोन दिखता है कि वो लेखक या महापुरुष प्रासंगिक नहीं है और हम उसको उसकी जन्म तिथि में जबरदस्ती खींचकर वर्तमान संदर्भ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा परसाई प्रेमचंद के साथ कतई नहीं है। हम उन्हें केवल जन्मतिथि और पुण्यतिथि में याद नहीं करते, 12 महीने वो हमारे भीतर रहते हैं, हर परिस्थितियों में वो हमें भीतर से निर्देशित करते हैं। तो परसाई हमारे लिए उनकी प्रासंगिकता नहीं, परसाई हमारी अनिवार्यता है। पिछले प्रमोद वर्मा, उनके जो मित्र आलोचक हुए, वो कहते हैं कि 6वें और 7वें दशक का परसाई का जो संपूर्ण सर्जनात्मक वैभव है वो 6वें और 7वें दशक का है। वो 1960 से लेकर परसाई के दिवंगत होने तक 30-40 वर्षों की जो यात्रा रही है, उनके जाने के बाद हम परसाई के पीछे थे, साथ थे, नहीं होने के बावजूद भी परसाई हमारे साथ है, या हमारे साथ परसाई अब चल रहे हैं। तो व्यंग्य की उस शक्ति को कहा जाता है कि जब साहित्य की सारी विधाएं व्यवस्था पर प्रहार करने से चूक जाती है, तो साहित्य का अंतिम अस्त्र व्यंग्य होता है। और इसलिए बड़े बड़े कथाकारों और कवियों के बीच में, यही भोपाल में मेरे ख्याल से स्वयं प्रकाश रहे, स्वयं प्रकाश का एक कथन है कि व्यंग्य लिखना अगर इतना सरल होता तो जैसे सैकड़ों की संख्या में कवि हो गए, दर्जनों कहानीकार हो गए, उसी तरह से व्यंग्यकार भी हो जाते, लेकिन वो उंगलियों में गिने जाने लगे। परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीधर शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, शंकर पोतापेकर, अजय शत्रु, लतीफ घुंगी, आज भी वैसे 10 से अच्छे व्यंग्यकार आपको नहीं मिलेंगे। तो व्यंग्य की यह शक्ति, अंतिम बात कि व्यंग्य हिंदी साहित्य का एक नवोन्मेष है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस तरह से साहित्य में 4 विधाएं हुई और 4 से 4 विधाएं हुआ करती थी, कविता, कहानी, उपन्यास, कविता, कहानी, निबंध, वो 4 से 14 विधाएं हो गई। कहानी, कविता से बहुत सी शाखाएं निकल गई, कहानी से शाखाएं निकल, निबंध से शाखा निकल, संस्मरण से तो बहुत शाखाएं निकली, रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत, ऐसे तमाम चीजें। परसाई का जो व्यंग्य लेखन है वो निबंध से आया,
निबंध की शाखा है व्यंग। निबंध गई, लुप्त हो गई वो विधा, उसको लेकर बड़ी चिंता होती है। अब निबंध बचा हुआ है तो व्यंग के माध्यम से ही बचा हुआ है। अब आप उसको चाहे ललित निबंध कहें, चाहे वो व्यंग कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि हिंदी के आलोचना शास्त्रियों ने परसाई को निबंधकार माना था, लेकिन ये तो उनका वृहद पाठक समाज है जिसने एक स्वर में परसाई को व्यंगकार कहा और परसाई व्यंगकार हो गए और व्यंग एक अलग विधा की डिमांड करने लग गई। तो व्यंग को आलोचक विधा माने चाहे मत माने, लेकिन परसाई की परंपरा में जो व्यंग लिख रहे हैं और षष्ठ लिख रहे हैं उनका मूल्यांकन करें। नहीं तो जीसस क्राइस्ट ने जो यूनानियों की क्रूरता के लिए जो कहा था कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही आलोचकों के बारे में हमको कहना पड़ेगा कि इन्हें माफ करना, कि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंतिम वाक्य, आप इसको मेरे वक्तव्य का ब्रह्म वाक्य भी मान सकते हैं कि कहां पे छाती फुलाना है और कहां पे गर्दन झुकाना है, ये होश आपको होना चाहिए कि आपने छाती फुलाने के जगह में गर्दन झुका दी और जहां पे गर्दन झुकाना था वहां पे छाती फुला दिया। अंग्रेज छाती फुलाते हैं शेक्सपियर को लेकर और कहते हैं कि अंग्रेजी में जिस तरह से शेक्सपियर हुआ, दुनिया की कोई भी भाषा दूसरा शेक्सपियर पैदा नहीं कर सकी। मैं परसाई को लेकर कहता हूं, यहां परसाई की तुलना शेक्सपियर से कतई नहीं है। मैं केवल उस गौरव भाव की बात कर रहा हूं। तो जिस तरह से अंग्रेज कहते हैं कि दुनिया की तमाम भाषाएं दूसरा शेक्सपियर पैदा नहीं कर सके, मैं भी कहता हूं कि ये श्रेय हिंदी बेल्ट को लेना चाहिए और भारत की समस्त भाषाएं दूसरा परसाई पैदा नहीं कर सके। धन्यवाद विनोद साहू जी। आपने आखिर में जो पंक्ति कही कि प्रभु यीशु ने कहा था कि हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें परसाई जी कहते हैं कि हे भी माफ मत करना, ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। विनोद साहू जी का एक और वन लाइनर है, आपका एक और वन लाइनर है जहाँ वो कह रहे हैं कि और उन्होंने आखिर में गुड नाइट कहकर विश्व हिंदी दिवस का समापन किया। जबलपुर के हमारे आदरणीय रचनाकार ज्ञान रंजन जी कहते हैं, एक कठिनाई यह है कि परसाई जैसे जीनियस अपने चारों तरफ एक स्वमेव का आपातकाल लागू कर देते हैं। इस चक्रव्यूह के कारण कभी कभी उनके निकट तक आलोचनाओं, आशंकाओं और सवालों का प्रवेश नहीं हो पाता और आसपास एक मुग्ध संसार ही रह जाता है। परसाई एक मैटिनी आइडियल की तरह थे जिनकी भीतरी पीड़ाओं और हलचलों की प्रायः अनदेखी रह जाती है। उनका नर्क और स्वर्ग एक जैसे थे। अब जबकि उनको दिवंगत हुए काफ़ी समय गुजर चुका है, तब एक आज़ाद विमर्श की गुंजाइश बढ़ गई है। ज्ञान रंजन जी बहुत बारीकी से इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आलोचनाओं के घेरे में तो प्रेमचंद भी आए। घुमा फिरा कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रेमचंद दलित विरोधी लेखक हैं, लेकिन कहीं परसाई जी की आलोचना नज़र नहीं आती। और इसका कारण मैंने ढूंढने की कोशिश की तो विष्णु नागर जी लिखते हैं कि एक बात आपने नोट की, वो शायद कि दो बड़े आलोचकों विश्वनाथ त्रिपाठी और धनंजय वर्मा ने उन पर बहुत मेहनत और गंभीरता से लिखा है, मगर उनमें परसाई जी के प्रति केवल प्रशंसा का भाव क्यों है। मैं इसे लेकर थोड़ा परेशान हुआ था। मैंने यह बात एक मित्र से साझा की। बाद में जब मैं परसाई जी की लगभग सारी रचनाओं को फिर से पढ़ गया तो मुझे लगा कि मैं खुद भी उनसे कहाँ अलग हूँ। तो परसाई जी आलोचना की गुंजाइश बहुत कम छोड़ते हैं। हमारे बीच में आदरणीय राजीव कुमार शुक्ल जी मौजूद हैं। परसाई जी का सानिध्य आपको मिला है, कवि हैं, आलोचक हैं। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है। किसी कहानी की कोई पंक्ति बताएं तो वो बता देंगे कि ये कौन सा कहानीकार है, रचना कब लिखी थी और कहाँ छपी थी। फिल्म संगीत के विशेषज्ञ हैं आदरणीय राजीव कुमार शुक्ल जी, हमारे मुख्य अतिथि। नमस्कार।
आदरणीय परिहार साहब, मंचासीन अन्य सभी मित्र और भोपाल के साहित्य संसार के आप सब सुधी लोग, परसाई जी का एक वाक्य मुझे सबसे पहले याद आता है, जिससे मैं जो कुछ भी बहुत ज़्यादा कहने की अब गुंजाइश शायद नहीं है, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, दोहराव नहीं किया जाना चाहिए। वो लिखते हैं कि लेखक का ईश्वर अनुभव होता है। हम जानते हैं कि परसाई जी मार्क्सवाद में विश्वास करते थे, तो जिस अर्थ में ईश्वर को लोग जानते मानते हैं, खासतौर से भक्तगण या आस्थावान लोग, आस्तिक आस्था जो है वो हर तरह की होती है। आस्था सिर्फ ईश्वर में हो ज़रूरी नहीं, विचारों में, कर्म में, संकल्प में भी आस्था होती है। लेकिन बहरहाल अगर हम उसको उस रूप में लें, परसाई जी कहते हैं कि लेखक का ईश्वर उसका अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि समकालीन समय में जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, उनके बीच में लिखने वाले के लिए एक सूक्ति वाक्य जो मिलता है वो ये मिलता है, और उससे राह भी खुलती है, रोशनी भी मिलती है, और साथ साथ यह भी समझ में आता है कि आज के लेखन में कुछ कमजोरियां अगर हमें नज़र आती हैं तो उसका कारण क्या है। एक बड़ा कारण ये है कि हमारा अनुभव संसार बहुत सिमट गया है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो लगभग एक जैसा हो गया है, और एक जैसे जीवन में एक जैसे अनुभवों से गुजरते हुए, एक जैसी चीज़ों को पसंद नापसंद करते हुए एक तरह की एक रास्ता पैदा हुई है, जो कि साहित्य में भी प्रतिबिंबित हो रही है। और जैसा धूबिल ने कहीं एक जगह लिखा है अपनी पटकथा में कि सच्चे विरोध के अभाव में लोग उछल उछल कर जगहें बदल रहे थे, जो कि हम अपनी राजनीति में अक्सर देखते हैं कि वो कब किसके पक्ष में चले जाते हैं, उसके तर्क ढूंढ लेते हैं, फिर उसके विपक्ष में चले जाते हैं, उसके तर्क ढूंढ लेते हैं। तो सच्चा विरोध वहाँ नहीं है, वो अपने भीतर के तर्क दिए देते हैं, स्वार्थ वहाँ मुख्य कारण है। लेकिन तो परसाई जी लिखते हैं, फिर परसाई जी विस्तार से जाते हैं। अब परसाई जी के लेखन को आप देखिए, और आप परसाई जी के बारे में आप पढ़ेंगे कि 1941 में वो जबलपुर आए, 47 से लगभग उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनके मित्र भी जानते हैं, उन पर लिखा भी गया है, कहा भी गया है कि उनका एक एक पात्र आप जबलपुर में ढूंढ सकते हैं। वो लोगों से मिलना जुलना, जो उनकी एक प्रतिनिधि किताब उस अर्थ में आप कह सकते हैं, निठल्ले की डायरी, जिसमें वो व्यक्ति है जो सबको देख रहा है और देख करके सबकी, और वो रिएक्ट करता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो परसाई इस प्रकार से आपको अनुभव, मुक्तिबोध को याद कीजिए। मुक्तिबोध जब कहते हैं रचना का तीसरा क्षण, यानी आप अनुभव लेते हैं, अनुभव का आभ्यंतरीकरण होता है, आपके भीतर वो पकता है, आपके अपने अनुभवों से, आपकी अपनी प्रकृति से, आपकी अपनी शिक्षा से, आपके अपने संस्कारों से, पारिवारिक परिवेश से, सामाजिक परिवेश से, फिर उसे आप अपनी क्षमता और प्रतिभा के हिसाब से व्यक्त करते हैं, जिसे वो तीसरा क्षण कहते हैं। परसाई जी भी इस बात को बताते हैं कि अनुभव किस प्रकार पक कर रचना बनते हैं। परसाई जी के बारे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि वो बहुत ही संवाद आकुल लेखक है। यानी कई बार ये बात कही जाती है ना, स्वांतः सुखाय लेखन, कई लोग कहते हैं, सब लोग आजकल नहीं कहते लेकिन कहा जाता है। परसाई जी के लिए लिखने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यानी वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको वो तुरंत जल्दी से जल्दी लोगों तक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। इसके लिए वो माध्यम जो है, जो भी प्राप्त, ये चर्चा हुई ना कि अखबार में कॉलम लिखते थे, पत्रिकाओं में कॉलम लिखते थे। मैं आकाशवाणी में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मुद्रा के तहत आकाशवाणी में आते आ जाते हैं। कभी मुद्रा ये ले लेते हैं कि नहीं हम आकाशवाणी में नहीं जाएंगे, कभी ले लेते हैं कि हम दूरदर्शन, कई हमने मित्र ऐसे देखे जो एक ज़माने में आकाशवाणी में नहीं जाते थे पर दूरदर्शन में चले जाते थे, मानो आकाशवाणी जन विरोधी है और दूरदर्शन जो है जनवादी हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी। लेकिन परसाई जी के संग ये था कि सब कुछ नहीं था। वो कहते थे कि आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, ये दोनों भारत की जनता की संपत्ति है और मेरा भी उन पर उतना ही अधिकार है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको ये कहना है या नहीं कहना है, तो वो एक रत्ती नहीं माने। वो पूरे अधिकार के साथ, पूरे खुलेपन के साथ जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। अगर वो मौका उन्हें आप दे रहे हैं तो वो मौका लेंगे और ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनका हक है। तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम को भी होना चाहिए उसको वो उठाते थे।
उनकी भाषा की बात हुई कि भाषा की बात की जाती है, प्रेमचंद की जब चर्चा के साथ भी जुड़ता है तो उनकी जो संवाद आकुलता है, पहली चीज़ ये भी है कि वो बात जो पहुंचाना चाहते हैं, मैंने कहा कि वो बात पहुंचाना चाहते हैं तो बात है कौन सी। ये बात बनती है विचार और संवेदना और जीवन के अनुभवों के मंथन से। हम कहते हैं परसाई पक्षधर लेखक है, तो जब पक्षधर लेखक है तो पक्षधरता भी एक विमूढ़ पक्षधरता होती है। मैं जनवादी पक्षधरता में भी जानता हूँ कि वहाँ भी विमूढ़ पक्षधरता होती है। जो जनवाद के साथ पक्षधरता की बात कर रहे हैं वो भी कई बार ज़रूरी नहीं कि बहुत सचेत सजग पक्षधरता हो। परसाई की मांग ये है कि आप पक्षधर तो हों, वो कहते ही हैं कि व्यंग्य का काम जो है वो कमज़ोर के साथ खड़ा होना है और शक्तिशाली के पाखंड और विसंगतियों पर हमला करना है। लेकिन ये है कि वो पक्षधरता विमूढ़ पक्षधरता नहीं है, बुद्धिहीन पक्षधरता नहीं है, सजग विवेक संपन्न पक्षधरता है। तो विवेक संपन्न पक्षधरता के लिए आपको तो हम लोग चूँकि परसाई जी के साथ उठे बैठे हैं तो मुझे ध्यान है कि लगातार वो ये कहते थे कि पढ़ो, और जब पढ़ने की बात करते थे तो उसमें ये होता था कि सिर्फ साहित्य मत पढ़ो, और चीज़ों को, दुनिया को पूरी को देखो, पूरी दुनिया के साहित्य को, पूरी दुनिया के अन्य शास्त्रों के, अन्य विषयों के अनुशीलन को देखो, अर्थशास्त्र को समझो, राजनीति को समझो। बात चल रही थी राजनीति की और आज के समय में प्रासंगिकता की, तो मुझे एक चीज़ और याद आती है। आप लोगों को याद होगा कि उनके जो राजनीतिक व्यंग्य हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कि वो संसद की बहस बता रहे हैं। एक फैंटेसी है, संसद में किसी विषय पर गुलजारी नंदा की मूछें नहीं एक दिन दिखाई दी, लोगों ने कहा उनकी मूछें कहाँ गई, तो नंदा जी ने कहा कि मैं सरकार जल्दी में काम नहीं करती, समिति बना के इस बारे में जवाब देंगी। अब आप देखिए कि पूरी जो सरकार की भाषा होती है टाल मटोल की, उसको उन्होंने गुलजारी लाल नंदा की मूछ के जरिए एक फैंटेसी बना के लिखा। फिर उसमें एक एक जो पार्टी है उसका वक्तव्य है। तो जनता उस समय भाजपा नहीं जनसंघ थी, जनसंघ ने कहा कि एक ही पौरुष वाला आदमी था मूछों वाला और उसकी मूछें चली गई। भारतीय संस्कृति में मूछों कितना महत्व है, संसोपा प्रसोपा सब। अच्छा हम जानते हैं साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, पर आत्मालोचन की बात भी कही गई। वो कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों की भी अगर विमूढ़ता है तो उसका भी उस पर भी प्रहार कर रहे हैं। संसोपा पर लिख रहे हैं, प्रसोपा पर लिख रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, राजगोपालाचारी ने उसका वो किया था, सब पे लिख रहे हैं। आज के समय में जब हम व्यंग्य को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप देखें हम कितना बचा कर चलते हैं। ज्ञानरंजन जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि जो पूरा दौर गुजरा है, और गुजरा कहाँ है, गुजर रहा है, कुछ कुछ लगता है गुजरा है, कुछ गुजरा है, कुछ बचा है, जो भी है। उसमें आप देखें कि परसाई के हमारे भाई दिनेश चौधरी ने कहा कि परसाई के वन लाइनर बहुत पॉपुलर हुए। तो ज्ञानरंजन कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम परसाई के साहसी वक्तव्य, साहसी पंक्तियों को सामने रख करके अपने मन को आश्वासन देते हैं कि हमने भी विरोध कर दिया। देखिए बहुत 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 मजेदार बात है। यानी हम चूंकि खुद आज की समस्या पर, आज की पार्टी पर, आज के फासिज्म पर उस तरह बात नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं या लालच में हैं या जो भी कारण, तो हम परसाई का एक वक्तव्य लाते हैं और उसको वहाँ रख देते हैं। तो परसाई जी कि हम ऋणी हैं कि हमको वो एक अभी भी कुछ दे देते हैं कुछ, कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे आगे जाना होगा और बढ़ना होगा। उनके बोलने और लिखने की जो शैली है, हम लोग रेडियो में, टेलीविज़न में एक बात करते हैं उच्चरित शब्द, यानी जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखा जाए। छोटे छोटे वाक्य होते हैं, शब्द जो होते हैं बहुत गूढ़ और जटिल नहीं होते। परसाई जी ने उसको किसी भी ब्रॉडकास्टर से ज़्यादा अच्छी तरह साध लिया था। इसीलिए जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, संवाद कुशलता है, वो कमाल है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा हमारे समय की प्रासंगिकता के हिसाब से, और फिर मैं एक और बात करके बात ख़त्म करूँगा। एक अनुभव है मेरा, मैं रायपुर में था, दोस्तों का एक समूह था। उसमें एक दोस्त ऐसे थे जो एक ज़मींदार परिवार से आए थे और रहते थे। उनके घर में एक लड़का था जो गाँव से ले आए थे। वो उनके लिए काम धाम करता था, खाना बनाता था और कुछ पढ़ता भी था, 10वीं 11वीं जो भी पढ़ने पढ़ रहा हो। एक दिन वो मेरे घर आया, हम लोग पड़ोसी थे, तो किसी काम से आया, तो किताबें देख के उसने कहा कि कुछ पढ़ सकता हूँ भैया, मैं कुछ पढ़ने लायक हूँ। मैंने कहा कुछ दिया उसको, पहली कोई किताब जो सामने दिखी। वो 2-4 दिन बाद लौटा लाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं अच्छी किताबें पढ़ सकूँ। तो मुझे लगा, मैंने कहा उसको परसाई जी की तृतीय दिव्यांग की शायद थी, मैंने कहा अच्छा इसको ले जाकर देखा। वो ले गया, लौट कर आया 3-4 दिन बाद। फिर उसने कहा कुछ पंक्तियाँ दिखाकर पूछना शुरू किया
कि भाई साहब ये बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये है, इसका मतलब क्या ये है। और मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल सही जगहों पर उंगली रख करके बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा था, यानी उसके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था जो परसाई जी को पढ़ने से जिसको हवा मिली थी, जिसको दिशा मिली थी। कुछ दिनों बाद वो जमींदार मित्र जो थे वो मुझसे मिले और बोले कि अरे यार वो लड़का जो है वो बहुत बिगड़ गया है, बदतमीज़ हो गया है, और अब मैं उसको हटा के भेज दूंगा, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सिखाया है। तो मैंने कहा नहीं कि किसने सिखाया है क्योंकि मित्र जो थे वो उनको मैंने ही उनकी पीठ में छुरा भोंका है, उनके सामंतवाद की ये मैं बताना नहीं चाहता था। बहरहाल तो क्योंकि मैं परसाई नहीं था मेरे इतने, तो ये परसाई की क्षमता है कि वो किसी के पास भी जा सकते हैं। अभी हाल में मैंने फिर एक बार आजमाया, एक मेरे उम्र के व्यक्ति हैं, बनारस में ज़िंदगी भर उन्होंने पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं किया, नौकरी की, बाल बच्चे पाले, बड़ा किया। उनका एक फंक्शन था, मैंने कहा आपको किताब दे दूं? तो बोले किताब? मैंने कहा हाँ पढ़ के देखिए, और उनको मैंने परसाई जी की किताब दे दी, और उसके बाद उनके फ़ोन आने शुरू हुए। तो मैं देखता हूँ कि परसाई का पहुँचना, परसाई का जगाना, वो सब ज्यों का त्यों बाकी है। और बात है कि हमारे समय में उनकी प्रासंगिकता की हम जब बात करते हैं तो उनका एक निबंध है पहला सफ़ेद बाल। आमतौर पर, अच्छा बहुत संक्षेप में कह दूं मैं, जब प्रहार हम कहते हैं परसाई के साथ तो उस प्रहार की व्यंग्य के साथ जोड़ता है, व्यंग्य के साथ एक शब्द आता है विनोद। तो अक्सर क्या होता है, परसाई जी बहुत इस बारे में सजग रहते थे कि उन्हें हास्य विनोद का आदमी न मान लिया जाए, तो लेकिन वो अंततः उनसे एक बार मैंने एक इंटरव्यू किया, बातचीत मैंने पूछा, तो वो आखिरकार देखिए उसी वही प्रहार मुक्तिबोध कर रहे हैं। परसाई ने लिखा भी है कि मैं भी उतना ही गंभीरता के साथ हमला करना चाहता हूं और दुखी होता हूं जितने मुक्तिबोध होते हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने ढंग से लिखते हैं। तो मुक्तिबोध का अपना ढंग है, जहां बहुत अंधेरा है, बहुत कुंठाएं हैं, बहुत तरह की आंतरिक बेचैनी है जो कदम कदम पर छलक रही है। हम मुक्तिबोध पर बात विस्तार से कर सकते हैं। परसाई के यहाँ शरीर भिन्न है, आपको पहले वो हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, विनोद उसकी विसंगति को देखते हैं, और फिर आपके सामने वो लिखते हैं। किसी ने बात की, वो कहते हैं कि साहित्य से परिवर्तन उस तरह नहीं होते, परिवर्तन जन आंदोलन से होते हैं, परिवर्तन जनता से होते हैं। साहित्य इस साहित्यकार से मुखालते में ना रहें कि हम जो है अपने लिखने से दुनिया को बदल देंगे, लेकिन दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका हम जरूर निभाते हैं। हम व्यवस्था की, सामंतवाद की, पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद की सड़ाध को सामने रखते हैं, जिससे कि उसको बदलने की ज़रूरत की प्रतिष्ठा होती है, और उसके आधार पर जो शक्तियाँ, निर्णायक शक्तियाँ हैं, वो आंदोलन कर सकती हैं, करती हैं, और हम उस आंदोलन में उनके साथ खड़े होते हैं। तो उसकी प्रेरणा, उसके उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका ज़रूर होती है। बहरहाल पहला सफ़ेद बाल में परसाई जी, क्योंकि एक तरह का आप कह सकते हैं उसमें करुणा से शुरू होता है कि मुझे पहला सफ़ेद बाल दिखा, मैं चिंतित हो गया। बहुत दिलचस्प है, उसको पढ़िएगा। पर अंत में जब वो आते हैं, उसके पहले लिखते हैं कि जब दशरथ को पहला सफ़ेद बाल दिखा तो उन्होंने राम को अपना राज्य देने का निर्णय किया। मेरे पास तो कोई राज्य वाज्य नहीं है, मैं किसको क्या दे दूँ, मेरे पास पुत्र भी नहीं है। फिर वो लिखते हैं, ये अंतिम मैं तो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है, इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूं। हमारी पीढ़ी के बाद तो जन्म से ही सफ़ेद है। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंग नहीं हूँ, विराट भविष्य तो है, और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। यह भविष्य अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को दे रहे हैं। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परसाई लगातार पाखंड को पहचानने और उसके प्रतिरोध के स्वर में जब भी हम बोलेंगे
और दुनिया में कहीं भी कोई बोलेगा, साहित्य जब जब इंसानियत की तकलीफ को पहचानेगा, न्याय के लिए खड़ा होगा, सवाल करेगा, सवाल पूछेगा। एक अंग्रेजी का बड़ा मशहूर हुआ है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, शक्ति के सामने सच कहेगा, परछाई की आवाज़ उसमें गूंज रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। थोड़ा श्रोताओं में बेचैनी बढ़ रही है और मैं कल से देख रहा हूँ कि सत्र बहुत सारे हैं। मुझे श्रीलाल शुक्ल की याद आ रही है। वक्तव्य की खूबसूरती इसी बात में होती है कि वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को शुरू से मान के चले कि दोनों बेवकूफ। तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। राजीव जी ने गुलजारी लाल नंदा की मूंछों का जिक्र किया। इसी जमीन पे एक रचना और है, मुंडन, जिसपे एक सांसद महोदय का मुंडन हो गया है। संसद में सवाल हो रहा है कि माननीय सदस्य ने मुंडन कर लिया है तो सरकार करती है कि नहीं। सरकार का काम करने का अपना तरीका है, बहस होती है, जांच समिति बैठती है और जब तक जांच समिति की रिपोर्ट आती है उनके बाल वापस आ जाते हैं। मुंडन। बहरहाल हमारे बीच में आदरणीय हमारे अध्यक्ष कुंदन सिंह परिहार जी मौजूद हैं। कुंदन सिंह जी बड़े कहानीकार हैं, खासतौर पर उनकी कहानियों में बुंदेली भाषा और संस्कृति की झलक मिलती है। आप पेशे से प्राध्यापक रहे हैं। जिस कॉलेज में ज्ञान रंजन जी पढ़ाते थे वहीं परिहार जी भी थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे वहाँ पर। और परिहार जी को इस बार का बहुभूति अलंकरण सम्मान मिल रहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी का आमंत्रित कर रहा हूँ। कुंदन सिंह परिहार। उपस्थित सज्जनों, देवियों, परछाई जी के बारे में बोलते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परछाई जी मेरे लिए एक पहेली है, एक पहेली रहे हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में अगर आप देखें तो परछाई जी ऐसे जाति में पैदा हुए जहाँ पैदा होते ही डिसेबिलिटीज से, सारी डिसेबिलिटीज से वो मुक्त रहे। वो बहुत ऊंची जाति के थे, इसलिए किसी प्रकार की डिसेबिलिटी उनके सामने आने की कोई सवाल ही नहीं था। तो हमारा समाज ऐसा है जहाँ जन्म होते ही भविष्य तय हो जाता है अक्सर कि आदमी का जन्म हुआ और भविष्य क्या होने वाला है ये तुरंत कम से कम 50-60% तो निर्धारित हो जाता है। तो परछाई जी इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हुए भी विद्रोही कैसे हो गए ये समझ में नहीं आया। और परछाई जी को देखते थे हम, अक्सर उनके घर आना जाना होता था। तो इतनी सरल जीवन में 2-4 वाक्यों में इसके बारे में आपको बता दूं। उनको देखने का, उनको जानने का, उनके साथ उठने बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए आपको बताऊं कि ऐसा सरल कि सिर्फ एक पर्दा पड़ा रहता था उनके दरवाजे पर और कोई भी पर्दा उठाकर उनके पास जा सकता था। केवल इतना पूछना होता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और परछाई जी हर व्यक्ति से मिला करते थे, किसी को वो मिलने से मना नहीं करते थे। एक और प्रसंग मुझे याद आता है। एक कहानी शुरुआती मैंने लिखी, धर्मयुग में छपी, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि बहुत भावुकता उसमें बहुत थी। तो धर्मयुग तो उन दिनों बहुत पॉपुलर मैगजीन थी। परछाई जी ने भी उसको पढ़ा। ऐसे ही जब मैं उनसे मिलने के लिए जाके बैठ जाता था, ज़्यादा बात तो नहीं करता था, बात तो वही करते थे, हम तो सुनते थे केवल। तो उन्होंने देखा था उस कहानी को और उसको पढ़कर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की, वो तो मुझे याद नहीं है, कि उनको वो कहानी पसंद नहीं आई। नतीजा उसका ये हुआ कि उसके बाद मेरे 7 कहानी संग्रह निकले, लेकिन मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई कि उस कहानी को मैं किसी भी संग्रह में दे सकूं। अभी जब 6वां-7वां मेरा संग्रह निकल रहा था तो मैंने कहा चलो जी पुरानी कहानी है, अब तो चल जाएगी। शायद हमारे ही समझने में या परछाई जी ने शायद उतना ध्यान न दिया हो, कोई ख़ास बात नहीं होगी तो अब शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब पढ़ा
तो लगा कि नहीं, परसाई जी ने जो कहा था वही सही था, और इसीलिए फिर उसको उठा के रख ही दिया। तो परसाई जी के साथ एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, लंबी बात नहीं करूँगा, कि परसाई जी लेखक से बड़े विद्रोही थे। लेखन को उनने अपने विद्रोह का, अपने संघर्ष का माध्यम बनाया था। अगर उनकी भाषा आप देखें, कौन कौन से, आप अकाल उत्सव देख लीजिए, आप जिसकी छोड़ भागी उसको देख लीजिए, आप हरिजन को पीटने का युग की भाषा तो देखें आप, और उन लेखों को देखिए जहाँ दो जातियाँ गणेश जी के ऊपर लड़ रही हैं, मेरा गणेश और तेरा गणेश, और एक दूसरे के गणेश को कोस रही हैं। ये परसाई की ताकत थी, ये परसाई ही लिख सकते थे। और किसी के लिए तो कहा जाए कि तुम चौराहे पर खड़े होकर इन रचनाओं को आज पढ़ दो तो मुश्किल हो जाएगी। हरिजन को पीटने का यज्ञ जो है उसको कहीं सार्वजनिक रूप से पढ़ना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही मैं श्रवण कुमार के कंधे आप पढ़िए, उनकी रचना जो है, दो बच्चे हैं, पिताजी शराब के लिए पानी मांगते हैं या सोडा मांगते हैं शाम को, तो बड़ा बेटा जो है वो बड़ा आज्ञाकारी है, वो तुरंत दौड़ा जाता है और पिताजी के लिए सोडा ले आता है, लेकिन छोटा कहता है रुको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और परसाई जी उस छोटे के पक्षधर है, छोटे के पक्ष में बोलते हैं, क्योंकि वो पिता की आज्ञा नहीं मानता, पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर देता है। इसी श्रवण कुमार के कंधे में ही परसाई जी ने लिखा है कि अनेक कावड़े हैं समाज में, शिक्षा में भी कावड़े हैं, धर्म में भी कावड़े हैं, राजनीति में भी कावड़े हैं, और इन कावड़ों पर अंधे बैठे हुए हैं और आँख वाले उनको ढो रहे हैं हर जगह। तो परसाई जी पाखंड के विरोधी थे, पाखंड नहीं होना चाहिए। जैसा कि वैष्णव की फिसलन में आपने देखा कि जब स्वार्थ आया तो भगवान के सामने खड़े हो गए और कुछ भी आज्ञा मान ली। और हमारे यहाँ तो भगवान को भी रिश्वत देने का चलन है, आप जानते ही हैं। हम लोग रोज़ ही भगवान को रिश्वत देते हैं, ये काम हो जाए तो इतना चढ़ाएंगे, ये काम हो जाए तो उतना चढ़ाएंगे। ये तो बड़ी सामान्य बात हमारे यहाँ हुआ करती है। हरिजन को पीटने का जो यज्ञ है उसमें देखिए वो प्रबोधन भी देते हैं, वो आक्रमण भी करते हैं, जहाँ गड़बड़ी है वहाँ आक्रमण करते हैं, पाखंड पर आक्रमण करते हैं, दूसरी कुरीतियों पर आक्रमण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नई पीढ़ियों को समझाते भी हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं, उनको प्रबोधन भी देते हैं। हरिजन को पीटने का यज्ञ अगर आप रचना पढ़ें तो अंत में जाकर कहते हैं वो कि हमारी इस नई पीढ़ी को क्या हो गया, पुरानी पीढ़ी तो जैसी है तो है ही, वो तो स्वार्थी है, लेकिन नई पीढ़ी को क्या हो गया है, इनमें वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, इनमें प्रगतिशीलता होनी चाहिए। फिर अंत में कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि शायद ये भी स्थितियों को देखकर निराश हो गए हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो अब आप विचार करके देखें कि परसाई की जो ज़रूरत है, वो प्रासंगिकता जो है वो आज है कि नहीं। क्या भ्रष्टाचार में कोई कमी हुई है, क्या पाखंड में कोई कमी हुई है? अभी आपने देखा कि धर्म के नाम पर क्या क्या तमाशे हमारे यहाँ हो गए और अभी भी हो रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में कोई कमी हुई है क्या? क्या युवकों, नई पीढ़ी के लिए हम कुछ सोच पा रहे हैं? अभी चल रहा है, अभी जांच पड़ताल चल रही है वो नीट की, और बच्चे सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, कई बार लाठियाँ भी खा रहे हैं, कोई सुनने वाला, प्रॉपर्ली सुनने वाला उनकी बात को नहीं है। तो वो सारी बातें जिनको लेकर परसाई ने विद्रोह किया था, वो सारी चीज़ें आज भी कायम ही नहीं है बल्कि बढ़ रही हैं। मैं एक दो कोटेशन छोटे छोटे आपके सामने पढ़ूंगा परसाई जी के, उनको देख उनका दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं। वो एक लेख में लिखते हैं, साहित्य हमारे यहाँ व्यापार कभी नहीं रहा, वह धर्म रहा है, अभी भी वह धर्म है, एक मिशन है, इसमें मिटना पड़ता है। जो इसमें बनना चाहते हैं वे बेहतर है आढ़त की दुकान खोलें, इसमें तो कबीर की तरह घर भूख कर बाहर निकलना पड़ता है।
ये खाला का घर नहीं है। ये परसाई जी, बार बार मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप भाषा की बात राजीव जी ने कही कि वो संवाद आकुल थे, मतलब अपनी बात जल्दी से जल्दी और आसानी से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये कौन करता है? ये वही करता है जिसके पास कुछ कहने के लिए है, जो कुछ आपसे कहना चाहता है, जो आपको प्रेरित करना चाहता है, जो कुछ आपके भीतर जगाना चाहता है, वो ही ऐसी भाषा को चुनता है, कोई अलंकारपूर्ण भाषा को नहीं चुनता। तो परसाई हमारे लिए आज भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जिस ऊंचाई तक अपने लेखन को परसाई ने पहुंचाया, सोच लीजिए, आपके एक हमारे रामस्वरूप जी ने भी, दीक्षित जी ने भी बताया कि एक ऐसा आदमी जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं है, दो नौकरियां छोड़ दी उन्होंने, और जिस तरह की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, शादी न करने के बाद भी, वो सबको मालूम है। इसके बाद भी वो आदमी अपने परिवार को तो लेके चल ही रहा है, वहाँ तो जिम्मेदारियां निभा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ समाज की, बच्चों की इतनी चिंता कर रहा है। जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी कमियाँ समाज में हैं, जो भी पाखंड समाज में है, और पाखंड का तो ढेर है हमारे समाज में, आपको रोज़ देखने को मिलता है ना। हम गलत करते हैं और गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो परसाई इसलिए आज भी प्रासंगिक है और निरंतर प्रासंगिक बने रहेंगे, क्योंकि समाज में जब तक ये कुरीतियाँ हटेंगी नहीं, ईमानदारी आएगी नहीं, कुछ बेहतर करने की इच्छा आएगी नहीं, तब तक परसाई बराबर हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह बने रहेंगे। हम उनकी ओर निरंतर देखते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी। मनीष है क्या? आप बात कीजिएगा, मनीष शर्मा जी हैं। दिनेश जी करेंगे, दिनेश भट्ट जी, राजीव जी। अनिल तिवारी जी हैं, अनिल तिवारी जी, श्री मान साहब, आप रामस्वरूप दीक्षित जी को सम्मान चिन्ह सौंपेंगे।